GS 365 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान का विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। ठीक है, हम इस चैप्टर में 1773 से लेकर 1947 तक की पूरी जर्नी देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले एक सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आई थी, वो कैसे साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में परिवर्तित हुई और कौन कौन से एक्ट के माध्यम से चीज़ें बदली हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले पहले जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ठीक है, और ऐसा क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी वो साम्राज्यवादी कंपनी बन गई, यानी कि प्रशासनिक रूप में कार्य करने लगी। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं 1700 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध में भारत की बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व थी। बड़ी शक्तियां यानी कि मुख्य शक्ति मुगल शासक थे, शाह आलम सेकंड। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब उस समय पे नहीं था, उस समय पे मीर जाफर नवाब था, लेकिन उसको पदस्थ किया गया था, इसलिए वो भी युद्ध में शामिल हुए। तीनों की ही हार हुई बक्सर के युद्ध में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में एक संधि की थी, इलाहाबाद की संधि। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में संधि की थी। किन लोगों से की थी? मुगल शासक मुगल शासक थे। दूसरा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। थर्ड वन थे बंगाल के नवाब नहीं थे वो, लेकिन बंगाल के नवाब रहे थे। ठीक है, तो बंगाल के नवाब लिख रहा हूँ, लेकिन उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, बंगाल का नवाब। तो यहाँ पे मुगल शासक शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और थर्ड मीर कासिम। सिंपल। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की थी। इस संधि में कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नोट करता हूँ। बंगाल एक, और साफ लिखता हूँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों ही क्षेत्रों के दीवानी अधिकार ले लिए थे। सिंपल। दीवानी अधिकार, भू राजस्व से संबंधित अधिकारों को दीवानी अधिकार कहते हैं। ठीक है, इतिहास में हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पता चलता है कि अधिकार, जब मुगल शासक प्रशासनिक रूप से कार्य करते तो उसको बोलते हैं निजामत अधिकार, एक प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। और भू राजस्व से संबंधित अधिकारों को बोला जाएगा दीवानी अधिकार। ठीक है, तो कंपनी ने 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार ले लिए थे, यानी कि अब कंपनी कर इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो कंपनी क्या है, एक प्रोमिनेंट लीडर बन चुकी है। इससे पहले अगर थोड़ी सी ऐतिहासिक बात करूं तो कर्नाटक युद्ध, मराठास मराठास का विकेट निकलेगा बाद में। ठीक है, कर्नाटक के विकेट निकाले, प्लासी का युद्ध, यानी कि कंपनी की महत्वाकांक्षाएं पहले से ही बहुत बड़ी हुई हैं और कंपनी अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है साम्राज्य शक्ति के रूप में। क्लियर। इसी सीरीज में हम, जब कंपनी लगातार बढ़ती जा रही है तो कंपनी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे। ऊपर से कंपनी भ्रष्टाचार है, अधिकारी जो है वो निजी व्यापार में संलग्न है। ठीक है, रिश्वत उपहार का दौर चल रहा है, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो रही है। इस वजह से कंपनी ने क्या किया, 1772 में कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिन की का ऋण मांगा था। ठीक है, तो कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण मांगा है। इसी सीरीज में पहला एक्ट लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि कंपनी में हो रही गड़बड़ी और उन सब चीज़ों को देखने के लिए, उसको नियमित करने के लिए। ठीक है,
यानी कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसे बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? क्यों लाया गया था? क्योंकि कंपनी में व्याप्त बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है, उपहार हो गए लेने, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार पर फोकस कर रहे हैं, कंपनी में फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला कदम उठाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्लियर? राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मतलब मान्यता मिली। जब हम बात करते हैं मान्यता मिलना, यानी कि अब सरकार भी इन्वॉल्व हो गई है। पहले सिर्फ वो एक कंपनी थी, लेकिन अब ब्रिटेन की सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। इसका सिंपल मीन क्या हुआ कि जो उसके काम थे उसको वैधानिकता यानी कि मान्यता मिल गई है, ठीक है। और दूसरा, अब सरकार स्टेक ले रही है, तो यहाँ से हम देखेंगे लगातार हर एक्ट के माध्यम से एक केंद्र की तरफ से पकड़, यानी कि सरकार की जो पकड़ है वो बढ़ती जाएगी कंपनी पर धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, सरकार है, सरकार अपना स्टेक बढ़ाती जाएगी और कंपनी बैकफुट पे जाती चली जाएगी। जिस तरीके से कंपनी ने भारत के छोटे छोटे राज्यों का विकेट निकाला था, उसी तरीके से अब ब्रिटिश सरकार कंपनी का विकेट निकालेगी हर एक्ट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे विकेट निकल रहे हैं देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो प्रोविजन में क्या था? सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बंगाल का गवर्नर जो था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि नाम बदल दिया, सिंपल, कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किया है। यानी कि बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया जनरल, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। अब नाम से क्या है, नाम से भेदित ये है, नाम से पता चल रहा है जनरल बना दिया गया। तो जो छोटे छोटे जो आसपास के एरिया थे, यानी कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया। यानी कि केंद्रीयकरण की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी हर एक्ट के माध्यम से, वो पहले एक्ट से दिख जाएगी आपको कि गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जो हमारे राज्य हैं, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, इनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया, सिंपल है। यानी केंद्रीकरण की जो हम बात कर रहे थे वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, क्लियर। दूसरा, एक क्लॉज और था कि 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। इसमें 1+3 यानी कि एक मुख्य जज था और 3 अन्य जज थे। अगर मैं बात करूं कि मुख्य जज का नाम क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये आया था, तो मैंने भी आप सोचा बता दी जाए, तो सर एलिजा इम्पे का नाम आता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, है ना, और 1+3 का था, एक मुख्य जज और 3 अन्य जज थे। और एक जज जो थे, मुख्य जज थे, वो थे सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे, क्लियर। दूसरा, एक और क्लॉज था कि इस एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल की स्थापना हुई, जिनका काम क्या था कि जो नागरिक, सैन्य या फिर भू राजस्व से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो जानकारी ब्रिटिश सरकार के साथ साझा की जाएंगी, क्लियर। यानी कि सरकार अब स्टेक ले रही है कंपनी में, तो वो क्या कर रही है, थोड़ा नियंत्रण अपनी तरफ ले रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, भारत में कंपनी क्या कर रही है, किस नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, राजस्व किस तरीके से वसूला जा रहा है, सैनिक किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सब की जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सॉरी निदेशक मंडल के माध्यम से क्या हो रहा है, ब्रिटिश सरकार ले रही है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 1773 का एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि बहुत सारी कमियां थी कंपनी में, है ना, भ्रष्टाचार हो गया, है ना, और वित्तीय स्थिरता हो गई, अस्थिरता सॉरी, है ना, ऐसी चीजें देखी। उसके बाद हमने प्रोविजन की बात कर ली, हमने महत्व की बात भी कर ली कि 1773 का क्या महत्व था, क्योंकि पहली बार जो काम था उसको वैधानिकता मिली, चाहे प्रशासनिक काम हो चाहे वो राजनीतिक काम हो कंपनी का। दूसरा क्या था, कंपनी को नियमित और नियंत्रित भी किया गया, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से। तो इस एक्ट के अपनी क्या है, ये महत्ता को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं इस एक्ट की कमियां क्या थी, कमियों के बारे में बात करते हैं। लिखा है मैंने? नहीं लिखा, ठीक है, ठीक।
तो अभी तक हमने बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिसमें हमने जाना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, उसका महत्व क्या था, उसके प्रोविजंस क्या थे। अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के बारे में। कमियां मैंने लगा रखी हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 1773 के रेगुलेशन एक्ट की कमियां। रेगुलेशन एक ही बात है कि सीमाएं। जब हम बात करते हैं तो हमारा एक प्रोविजन था कि 1+4 के रेशियो में, यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई, जिसमें काउंसिल में 4 सदस्य होने थे जो गवर्नर की मदद करने के लिए थे। यानी कि गवर्नर 4 सदस्यों की सहायता से काम करेगा, ठीक है। लेकिन कमी क्या थी? कमी ये थी कि इस एक्ट के माध्यम से हमने हमने इन द सेंस कि ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर को वीटो की शक्ति नहीं दी थी। इन द सेंस समझो, वीटो की शक्ति होती है ओवरराइड करने की शक्ति, यानी कि जो काउंसिल है वो कोई निर्णय पारित कर रही है और गवर्नर उसको ओवरराइड कर सकता है, ये होगी वीटो की पावर। यानी कि कोई बिल पास हुआ और गवर्नर ने डिक्लाइन कर दिया, तो ये हो गया वीटो यूज कर लिया, वीटो एक्सरसाइज की। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर को वीटो की पावर नहीं दी थी, ठीक है। तो कभी कभी बहुत सारे मुद्दों को पास करना होता था और गवर्नर के पास वीटो ना होने के कारण वो डिक्लाइन कर जाता था। दूसरा एक तो हमारा दूसरा क्लॉज था हमारा एक इम्पोर्टेंट, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। एक क्लॉज था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी थी, ठीक है। लेकिन इस सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, इस बात को परिभाषित नहीं किया गया था 1773 के रेगुलेशन एक्ट में। क्लियर? यानी कि जो उनका अधिकार क्षेत्र होगा, न्यायिक क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का, वो डिफाइन नहीं था। थर्ड वन क्या था? भारतीय आबादी की चिंता नहीं। यानी कि जिन लोगों पे आप शासन कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, वहाँ के लोगों को देखते हुए नियम नहीं बनाया गया है कि उनकी कोई चिंता कि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है कोई भी क्लॉज। ये किसकी लिमिट थी? फोर्थ, जब हम बात कर रहे थे कि 1773 का रेगुलेशन एक्ट, उसमें एक क्लॉज था कि रिश्वत, उपहार और निजी व्यापार को प्रतिबंधित किया गया या किया जाएगा, ये क्लॉज था। लेकिन जब हम बात करते कमियों की, तो जो उपहार, रिश्वत, भ्रष्टाचार, ठीक है, ये सब 1947 तक बने रहेंगे। यानी कि लास्ट एक्ट तक ये चीज़ें बनी रहेंगी और सरकार हर बार ये दावा करेगी कि हम इन चीज़ों को कम कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या? 1773 का रेवोल्यूशन एक्ट देखा, नंबर 1। सेकंड, महत्व देखा, उसका महत्व क्या है, प्रोविजन देखे, नंबर 4 उसकी कमियां देखी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, ठीक है। इसे घोषणा अधिनियम भी कहा गया है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बात की कि जब भी कोई अधिनियम आएगा वो पुराने अधिनियम की कमियों को दूर करेगा, ठीक। इसी तरीके से जब 1781 का अधिनियम आया तो ये 1773 की जो कमियां थी, जो हमने बात की, रिश्वत हो गया, न्यायिक क्षेत्र का डिफाइन नहीं था वो हो गया, उन सब चीज़ों को निश्चित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए इसको लाया गया। तो 1781 का जो अधिनियम है, इसमें मेन क्लॉज था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र का परिभाषित होना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र परिभाषित किया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो क्या था सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र? क्या बताया गया? कलकत्ता को बताया गया। सिंपल। थोड़ा और समझ लेते हैं 1781 का अधिनियम, ठीक है।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र बताया। न्यायिक क्षेत्र क्या था जी? कलकत्ता। इसमें और भी क्लॉज डाले गए, जैसे कि फर्स्ट क्लॉज था कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल प्लस उसके जो कंपनी के सदस्य हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर होंगे। क्लियर? 1 पॉइंट। यानी कि गवर्नर जनरल प्लस मेंबर्स क्या होंगे? न्यायिक क्षेत्र से बाहर होंगे। क्लियर? थर्ड वन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी, ध्यान से सुनना, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी पद पर रहते हुए कोई काम अगर करता है, उस कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय से उसे छूट प्राप्त है। क्लियर? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो पद पर रहते हुए कोई भी काम कर रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से क्या हो गया? बाहर हो गया। डन? ठीक। नेक्स्ट एक क्लॉज था न्यायिक क्षेत्र से रिलेटेड ही, वो ये था कि भू राजस्व वसूलने या भू राजस्व से संबंधित कोई भी अगर मामला है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर होगा। क्लियर? तो भू राजस्व हो गया, भू राजस्व से संबंधित कोई भी मामला अगर आएगा तो वो क्या होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर होगा। क्लियर? तो हमने देखा कि जो न्यायिक क्षेत्र था उसका भी विस्तार एक अलग तरीके से किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 समझते हैं पहले। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है? तो ये नाम है, ये है ब्रिटेन के पीएम थे। क्लियर? ब्रिटेन के पीएम थे। तो इसका क्लॉज था राजनीतिक एवं, इसका जो प्रोविजन था वो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, वो ये था राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग करना। राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग करना। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है, ये भी अधिनियम 1773 के डेवलपमेंट एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया था। राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य को करने के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया जिसे बोला गया नियंत्रण बोर्ड। ठीक है? व्यापारिक कार्यों के लिए एक नया बोर्ड बना था जिसे बोला गया, जिसे बोलते हैं हम निदेशक मंडल। निदेशक मंडल। क्लियर? निदेशक मंडल को 1773 के रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था। और नियंत्रण बोर्ड को किसके माध्यम से स्थापित किया था? 1784 के अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। यहां से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक द्वैध शासन की प्रवृत्ति, यानी कि हमारे पास शासन करने के लिए दो संस्थान हो गई। एक कौन हो गया? एक तो नियंत्रण बोर्ड हो गया, एक तो हमारे पास नियंत्रण बोर्ड हो गया, एक तो हमारे पास नियंत्रण बोर्ड होगा शासन करने के लिए, दूसरा हमारे पास क्या हो गया? निदेशक मंडल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन की शुरुआत। क्लियर? तो क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि द्वैध शासन की स्थापना कहां से स्टार्ट हुई? तो हमारा पॉइंट होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जहां से द्वैध शासन की स्थापना हुई थी।
ठीक है, एक और पॉइंट समझने का है, वो ये है नियंत्रण बोर्ड किस तरीके से काम करेगा। नियंत्रण बोर्ड तो जो काम पहले रेगुलेशन एक्ट के से आने से पहले, सॉरी रेगुलेशन एक्ट से जो काम निदेशक मंडल कर रहा था, निदेशक मंडल क्या कर रहा था, सैनिक, राज्य और भू राजस्व से संबंधित सारी जानकारियां किसको दे रहा था, ब्रिटिश सरकार को दे रहा था। लेकिन अब वो सारे काम कौन करेगा, निदेशक मंडल करेगा, सॉरी नियंत्रण बोर्ड करेगा, सॉरी नियंत्रण बोर्ड करेगा। तो सैन्य, नागरिक एवं भू राजस्व से संबंधित सारे काम कौन करेगा, अब सारे निदेशक नहीं, नियंत्रण बोर्ड, नाम से समझ लो, नियंत्रण यानी कंट्रोल करने वाला, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सरकार है, ये क्या है, निदेशक मंडल यानी कि डायरेक्टर्स हैं ये, इसे डायरेक्शन देंगे कि किस तरीके से काम करना है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रण बोर्ड। क्योंकि मैंने बताया कि कंपनी को धीरे धीरे कंपनी के विकेट निकलेंगे और कौन निकालेगा, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो हम बात करते हैं महत्व की। तो इस अधिनियम का महत्व दो बातों से है। पहला, जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे कंपनी शासन कर रही थी, उस क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं महत्व को लेके कि महत्व क्या था, महत्व महत्व क्या था, तो कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा, ठीक है, बढ़ा नियंत्रण। क्लियर। तो हमने यहां पे देखा ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में कि पहले व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया, ठीक है। निदेशक मंडल जो पहले काम करता था वो अब का वो काम कौन कर रहा है, नियंत्रण बोर्ड कर रहा है। एक नया बोर्ड बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, जो कंट्रोल करता है पूरी चीजें। डन। और यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिली कि द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। द्वैध शासन की शुरुआत हमें यहाँ से देखने को मिलती है, ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 1786 का चार्टर अधिनियम। इसके बारे में एक स्टोरी है, वो सुन लो। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर के रूप में नामित किया जाता, चुना जा रहा था, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने दो डिमांड रखी, ठीक है। वो डिमांड कौन कौन सी थी, पहली डिमांड थी कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाना चाहिए। डन। यानी कि वो कमांडर इन चीफ रहेंगे अगर वो जाएंगे कहाँ पे, एज ए गवर्नर इंडिया जाते तो, ठीक है। दूसरी उनकी डिमांड थी कि उन्हें वीटो की पावर दी जाए। मैं उसी वीटो पावर की बात कर रहा हूं जो 1773 ईस्वी में, सॉरी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों के रूप में हमने बात की थी, उसी वीटो की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी बात मान ली थी, उन्हें सेनापति और कमांडर इन चीफ बनाया गया, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ नहीं है ये रहा वीटो की पावर भी दी गई, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो वीटो वीटो दिया गया इनको, और सेनापति यानी कमांडर इन चीफ बना के भेजा गया, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा
1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ इतना सा है कि जो वीटो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, उस वीटो पावर को अन्य गवर्नरों के लिए भी बढ़ा दिया गया। और एक क्लॉज था कि भू राजस्व, भारतीय भू राजस्व से ही जो यहाँ पे निदेशक मंडल होगा, जो कर्मचारी काम करेंगे, उनकी सैलरी दी जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट फीचर ये था, क्लॉज ये था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल होगा उसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कमांडर इन चीफ हो। ये एक क्लॉज था जब हमने बात की थी 1773 के रेगुलेशन एक्ट में। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1773 एक्ट के अकॉर्डिंग जो काउंसिल होगी उसमें एक व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा। वहाँ मैंडेटरी था, तो यहाँ पे क्या है, वो मैंडेटरी जो थी चीज वो हटा दी है। अब ऐसा अनिवार्य नहीं है कि गवर्नर जनरल काउंसिल में जो व्यक्ति होगा उसमें एक व्यक्ति कमांडर इन चीफ रहे। बशर्ते ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कमांडर इन चीफ पहले से ही है और उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल कर लिया जाए, तो वो एक दूसरा केस हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नर जनरल ही की काउंसिल में एडमिट होने के लिए, यानी कि उसका हिस्सा बनने के लिए उसमें एक व्यक्ति सेनापति हो, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम समझने से पहले पहले मैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम को रीजन क्या थे, और सॉरी प्रावधान क्या है, ठीक है, और महत्व देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो 1813 की जो डेट है उसे हम समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का दौर है। औद्योगिक क्रांति का यानी कि जो वस्त्र है मशीनीकरण का दौर आ चुका है। मशीनीकरण, सिंपल। ठीक है, चीजें मशीनों से बनी जा रही हैं, रफ्तार बढ़ गई है, आपूर्ति बढ़ गई है, चीजें सस्ती मिल रही हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट अब फ्रांस के जो सहयोगी हैं, फ्रांस के जो सहयोगी देश हैं यूरोप में, उनसे माधुर्य प्रणाली के अंतर्गत ये कह रहा है कि आप प्रतिबंध लगाइए। जो ब्रिटेन से सामान आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने माधुर्य प्रणाली के अकॉर्डिंग क्या किया है, जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं उनको, यूरोप के देश जो फ्रांस समर्थित है, ठीक है, जो ब्रिटेन समर्थित है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो फ्रांस समर्थित हैं, ठीक है, उनसे क्या किया, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, तो प्रतिबंध लगवा दिया है। ठीक है, अब मुझे आप सिंपल चीज बताइए कि यूरोप को एक्सपोर्ट जो कर रहे थे व्यापारी, ये ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन व्यापारी ब्रिटेन व्यापारियां जो यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे थे, सर्विस, गुड्स, ठीक है, सर्विस तो नहीं, गुड्स है ना, सामान। तो अब वहां पे क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया है, ये प्रतिबंध लग गया, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट जो हम निर्यात कर रहे थे वो बाधित होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हुआ, यूरोप में जो निर्यात था वो बाधित हुआ, निर्यात बाधित हुआ। ठीक है, जब निर्यात बाधित होगा तो वहां का जो व्यापारी वर्ग होगा वो ब्रिटिश संसद पे दबाव बनाएगा नहीं बनाएगा, ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाएगा नहीं बनाएगा, कि हमें भी भारतीय बाजारों का एक्सेस मिलना चाहिए। जब व्यापार प्रतिबंधित हुआ तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया, दबाव बनेगा और साथ में मांग करेंगे, एक मिनट,
साथ में मांग करेंगे, किसकी मांग करेंगे कि हमें भी भारतीय बाजारों का या पूर्वी बाजारों का एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि भारतीय बाजारों में अनुमति मिले। अब मुझे सिंपल सी बात बताइए कि एक तरफ व्यापारी वर्ग अनुमति मांग रहा है व्यापार करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसका एकाधिकार बना हुआ है व्यापार पर, तो वो नाराज होंगे नहीं होंगे, ये बताओ। जब ये व्यापार की अनुमति मांग रहे हैं तो वो क्या होंगे, नाराज होंगे, यानी कि वो आपत्ति जताएंगे। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार कुछ लाइसेंसों के माध्यम से ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के बाजार में व्यापार करने की अनुमति दे देती है। और इसी पृष्ठभूमि में 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम के प्रोविजंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अधिनियम। प्रोविजंस बहुत सिंपल से थे 1813 के। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्लॉज था कि जो ब्रिटिश संपत्ति थी जो भारत में थी उस पर क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। एक क्लॉज था कि जो कंपनी का शासन है उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एक और क्लॉज था, लिखा नहीं है क्या मैंने, नहीं लिखा, ठीक है सुन लो। एक और क्लॉज था कि जो स्थानीय सरकार थी उसे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन लाया गया। ये वही सर्वोच्च न्यायालय है जो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग स्थापित किया गया था, जिसका न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता था। ठीक है, दूसरा, इस एक्ट के माध्यम से यानी 1813 एक्ट के माध्यम से जो अधिनियम जो हम बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली और धार्मिक कार्यों में मिलना संलग्न होने की अनुमति भी इनको दी गई। ठीक, थर्ड वन, एक और नेक्स्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और प्रचार, यानी कि पश्चिमी शिक्षा की जो बात हो रही है, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए कुछ शिक्षा के लिए भी योगदान दिया गया। जैसे कि 1 लाख रुपए का एक अमाउंट निश्चित किया गया शिक्षा के विस्तार और प्रचार के लिए। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये क्लॉज थे हमारे 1813 के चार्टर अधिनियम के। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से पहले बेसिक बेसिक चीज पढ़ लेते हैं तब बताएंगे। इस अधिनियम में जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां थी उसको बिल्कुल रोक दिया गया। ठीक है, यानी कि जो कंपनी अब व्यावसायिक गतिविधि नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी अब पूरी तरीके से प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करेगी। ठीक, नंबर 3, कंपनी चीन के साथ अब व्यापार नहीं करेगी। ठीक है, और एक बहुत फनी सा एक क्लॉज और था कि अब अंग्रेज भारत में स्वतंत्र रूप से भी बस सकते हैं। क्लियर, ये थे बहुत बेसिक वाले फीचर्स। और दूसरे और प्रोविजंस की मैं बात करूं तो और प्रोविजन थे कि बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। थोड़ा समझ लेते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो व्यक्ति अब से पहले बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा था अब वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब पूरी शक्ति एक अम्ब्रेला के नीचे आती हमें दिख रही है, जिसकी बात मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कही थी कि हर एक्ट के माध्यम से आप ये देखोगे कि ब्रिटिश सरकार कंपनी पर शिकंजा कसती जा रही है। ठीक है, तो ये उसकी ही परिणति है, यानी कि ये उसका चरम उत्कर्ष है। ठीक है, तो कंपनी ने अब कंपनी को बिल्कुल अब बहुत छोटा करते जा रहे हैं लोग और ब्रिटिश सरकार पूर्णतः कब्जा करती जा रही है। यानी कि अब पूरा भारत था उसको रिप्रेजेंट करेगा बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब उसे बना दिया गया है भारत का गवर्नर जनरल। अगर मैं बात करूं तो ऐसे पहले कौन से गवर्नर जनरल थे तो नाम आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्लियर। इससे क्या हुआ
कि जब पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉम्बे और मद्रास जो उनके प्रोमिनेंट सेंटर थे, उनकी जो विधायी शक्तियां थी अब वो भी इनसे ले ली गई। पहले जो थी वो सिर्फ शक्ति ली थी प्रशासनिक रूप में, लेकिन अब 1833 आते आते उनकी जो विधायी शक्तियां थी वो भी ले ली गई। क्लियर? ठीक है। दूसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं कि जो पूरे भारत की जब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरे भारत की विधायी शक्ति उसके पास आ गई। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास, जो कि क्या है? भारत के गवर्नर। यानी कि अब वो पूरे भारत पे कोई भी नियम बना सकता है, किसी भी नियम को संशोधित कर सकता है, किसी भी नियम को वो रद्द कर सकता है। क्लियर? ठीक। दूसरा एक और क्लॉज था कि नागरिक और सैन्य मामले, नागरिक और सैन्य मामले हर एक्ट में आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। एक सीरीज बनेगी, नागरिक और सैन्य मामले। अब किसको ट्रांसफर कर दिए? गवर्नर काउंसिल को, क्योंकि ब्रिटेन सरकार के बिहाफ पर एक मुख्य कैरेक्टर कौन था यहाँ पे? यहाँ पे कैरेक्टर है मुख्य गवर्नर जनरल। ठीक है, क्योंकि उसको बना दिया है भारत का गवर्नर जनरल। अब वही मुख्य कार्यकर्ता है यहाँ पे। तो सैनिक मामले और नागरिक मामले संबंधित किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। ठीक है। और इसकी सहायता के लिए 1+4 यानी कि एक गवर्नर जनरल और 4 लोगों की काउंसिल स्थापित की गई, और एक चौथा सदस्य जो ऐड किया गया था वो उसके पास सीमित शक्तियां थी। ठीक है, तो उसको ऐड कर दिया गया। क्लियर? एक और पॉइंट समझ सकते हैं कि भारत सरकार किसे कहा गया? इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको भारतीय परिषद कहा गया, और जो कार्यकारी परिषद थी उसे भारत सरकार कहा गया। ठीक है, तो बहुत सारी क्लॉज हमने यहाँ पे देखे। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा से वीडियो रिमाइंड करके दोबारा से लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें शायद मुझे लग रहा है मेंशन नहीं की गई हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल का बनाने की वंचित कर दिया गया, यानी कि विधायी शक्तियाँ ले ली गई। ठीक है, वाणिज्यिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। देखो ये लिखा हुआ है कि वाणिज्यिक गतिविधि जो थी वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई, यानी कि अब कंपनी पूरे तरीके से प्रशासनिक बन चुकी है। ठीक है, एक क्लॉज है सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली। हाँ, ये पॉइंट छूट गया। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रोविजन डाला गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस क्लॉज को हटा दिया गया था और ये छूट गया था क्लॉज। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने 1833 में ब्रिटेन और उसकी सभी संपत्ति को दासता से मुक्त कर दिया था, यानी कोई दासता नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें 1833 के अधिनियम की महत्व की बात करें, मैं जैसे बताया कि ये केंद्रीयकरण का चरमोत्कर्ष था, यानी कि ब्रिटिश सरकार पूरे तरीके से अब कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को। ठीक है, तो केंद्रीयकरण की नई ऊंचाई में पहुंच गया था। कानूनों का संहिताकरण शुरू हुआ। जो हमने बताया था कि 1+4 थे, उसमें एक सदस्य जोड़ा गया था, टेम्पररी सदस्य जोड़ा गया था एक, वो थे लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले ने ही कानूनों का संहिताकरण को बढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या था? इस कानून का अपना एक महत्व था इस अधिनियम का, कि हमने एक काउंसिल बनाई थी, उस काउंसिल में एक व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले, और उन्होंने ही कानून के संहिताकरण को आगे बढ़ाया। जब हम पढ़ते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी की जब हम बात करते थे, अभी तो वो चेंज हो गया, अपडेटेड पढ़ लेना। ठीक है, इसने प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। शामिल नहीं किया है लेकिन स्वीकार कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1853, यानी कि 1853 का चार्टर अधिनियम। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की, तो हमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट फीचर अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा टेम्पररी हमने मेंबर जोड़ा था 1833 में, लॉर्ड मैकाले की जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको, उस मेंबर को 1853 वाले एक्ट में पूर्णतः सदस्य बना दिया गया। यानी कि अब जो गवर्नर की काउंसिल थी वो 1+4 की हो गई। पहले वो टेम्पररी था, सीमित शक्तियों के साथ था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, उनको
पूर्णतः मेंबर बना दिया गया। दूसरा था विधान परिषद। अभी मैंने लास्ट बताया था कि विधान परिषद को क्या बोला गया था, भारतीय परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। इसमें शायद है या नहीं है, देखता हूँ पहले। इसमें नहीं है, ठीक है, नोट कर देता हूँ। विधान परिषद क्या लिख देता हूँ, विधान परिषद सदस्य संख्या 6 से 12 कर दी गई थी। क्या करती, 6 से 12, ये नोट कर लेना, ठीक है। एक और क्लॉज था एक और क्लॉज था यहाँ पर, जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल की बात कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो निर्देश देने वाले थे, है ना, जिनके पास सैनिक, नागरिक और भू राजस्व से संबंधित अब कोई शक्तियां नहीं है, ठीक है, वो नया राज्य बना सकते थे, ठीक है। जैसे कि नया राज्य बना सकते थे कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल। एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूं, निदेशक मंडल नए राज्य का निर्माण कर सकते थे। इस तरीके से इन्होंने किया था, पंजाब का निर्माण किया था और सिंध का निर्माण इन्होंने इस तरीके से ही किया था। क्लियर, तो समझ में आ गई चीज। एक और पॉइंट है इसमें, इस एक्ट के माध्यम से निदेशक मंडल की जो संख्या थी उसको घटा के 24 से 18 कर दिया गया था। तो निदेशक मंडल में जो सदस्य होते थे पहले वो कितने होते थे, 24 होते थे, और उसका कितना कर दिया, 24 से घटा करके कितने कर दिया, 18 कर दिए गए। एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली आपको दिख जाए। तो निदेशक मंडल पहले 24 होते थे, उसको घटा कितना कर दिया था, 18 कर दिया था। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट्स है। अगर हम बात करें इस अधिनियम की विशेषताओं की, तो गवर्नर जनरल कार्य, ठीक है, तो और विधायी और कार्यकारी विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि विधायी कार्य अलग होंगे और कार्यपालिका वाले कार्य अलग होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक जो कॉन्सेप्ट चलता है विधायिका और कार्यपालिका वाला, वो यहाँ से हमें देखने को पनपता हुआ दिख रहा है कि विधायिका और कार्यपालिकाओं को अलग अलग किया गया। कौन सा एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से, ठीक है। और देखो, सिविल सेवा सभी भारतीयों के लिए खोली गई, एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था इस एक्ट के माध्यम से। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतियोगिता स्थानीय प्रतिनिधित्व बॉम्बे, आगरा, मद्रास और बंगाल को दिया गया, ठीक है। ये रहा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक नया प्रेसिडेंस या प्रांत बना सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको लिखवाया है, ठीक है, वही है। अधिनियम बंगाल के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था अब भारत का बन चुका है, तो बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर बनाया गया, राज्यपाल जिसे बोल रहे हैं, और पूरे भारत के लिए एक अलग हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं समझाने की, तो भारत का गवर्नर हो गया, भारत का गवर्नर, है ना, इसके नीचे बंगाल के लिए अलग से गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर राज्यपाल तो बोल रहे हैं, वो अलग से एक नियमित हुआ, ठीक है। जो पहले बंगाल का गवर्नर होता है उसे बोला गया भारत का गवर्नर बना दिया गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और बहुत सारे क्लॉज इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1853 के अधिनियम के महत्व की, तो क्या महत्व था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को बढ़ाया, लेकिन एक मिनट, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, ये गलत पॉइंट है, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। 1854 में पहली बार सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किए गए थे, ये इस एक्ट के माध्यम से दिया, मैकाले समिति आई थी, ठीक है। क्लियर है सब चीजें।
चलो, इसमें कोई और प्रोविजन जो मैंने बताए थे वो सारे हो गए पीछे, ये पॉइंट गलत है, पूरा लिखा हुआ नहीं है। Thank you for watching this video, and I hope this video helps you a lot. So I request you to please kindly subscribe the channel to get more update regarding the sessions and all kind of information. You can subscribe the channel, and thank you very much for the watching this video. Thank you. Thank you very much.